हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था और हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किया था, राइट। और हमने ये डिराइव किया था कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू आया था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। ये वैल्यू मिला था। और मैंने आपको एक और पॉइंट बोला था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज में, कि कैथोड रेज में मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बताए थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सेकंड प्रॉपर्टी था दे हैव काइनेटिक एनर्जी, थर्ड प्रॉपर्टी था दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी था चार्ज बाय मास रेशियो दिस इज कांस्टेंट एंड इट इज़ इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी। मीन्स इसके लिए चार्ज बाई मास का वैल्यू था Q/m। Q मीन्स चार्ज, m इज मास, तो चार्ज बाई मास का वैल्यू था 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी। C मतलब एक कूलम है और अपॉन केजी। तो ये वैल्यू था चार्ज अपॉन मास का, और चार्ज का भी वैल्यू मिल गया। अब आप एक चीज़ सोचो कि Q/m का वैल्यू पता है और आपको Q का भी वैल्यू पता है, मीन्स चार्ज का भी वैल्यू पता है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में Q का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको m मिलेगा। मीन्स अगर हम सॉल्व करना चाहें, जस्ट मैं मॉड ले रहा हूँ अभी, ठीक, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ Q/m, क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये है 1.76 इंटू 10⁸। चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी है। इस टर्म को अगर अपन लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ से मुझे मास मिल जाएगा, तो m विल बी इक्वल टू, अब सॉल्व करना तो ये वैल्यू आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। या फिर अगर आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ कि मास विल बी 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे मास केजी में और ग्राम में। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड हमने यहाँ से चार्ज बाई मास का वैल्यू पता था, तो हमने ये डिराइव कर लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। क्लियर है? ये चार्ज बाई मास का वैल्यू इतना कैसे आया ये मैंने अभी डिराइव नहीं किया है, ये आप डेरिवेशन सीखेंगे फिजिक्स में 12th में, राइट। तो ये आप नोट कर लें। चलिए फिर इसके बाद आप जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, हेडिंग अप डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, अब ये जल्दी से नोट कर लें आप, और हेडिंग दें आप डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। चलिए ये देखते हैं, यहाँ पे फिर से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही था, लेकिन यहाँ पे कुछ सेटअप ऐसा है। ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गया और हमने क्या किया, यहाँ पे कैथोड ले लिया और ये एनोड है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इट्स इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये एनोड को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो ये भी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैंने इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? और फिर से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इसे हम बोलते हैं एनोड, तो इसे बोलेंगे एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो कैथोड है ये परफोरेटेड कैथोड है। मीन्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड मीन्स मान लीजिए कैथोड का एक शीट है, मान लीजिए कुछ ऐसा कैथोड का ये शीट है,
आप ऐसे 2D में सोचें और इसमें बहुत सारे होल्स होंगे, ऐसे होल्स होंगे इसमें, तो इसे बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। चलिए फिर यहाँ पे सेम सेटअप है और हमने गैसेस हैं यहाँ पे, तो गैसेस एट लो प्रेशर यहाँ भी रहेगा और लो प्रेशर जनरेट करने के लिए हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, वैक्यूम पंप यूज़ किया था। तो यहाँ भी आप वैक्यूम पंप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ये वैक्यूम पंप है, इससे प्रेशर कितना होगा, ऑलमोस्ट 10 to the power -4 ATM के रेंज का होगा। ये आपको वैल्यूज़ लर्न नहीं करना है। तो बेसिकली सेम सेटअप था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट का, जस्ट सेम सेटअप यहाँ भी है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही अपन वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, ठीक, वोल्टेज इंक्रीज़ किया, पहले तो कुछ नहीं होगा लो वोल्टेज पे, फिर से आपने वोल्टेज इंक्रीज़ किया, फिर से कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने वोल्टेज 10 to the power 4 वोल्ट इसके रेंज में आपने वोल्टेज इंक्रीज़ किया, मीन्स 10,000 वोल्ट के आसपास अगर आप वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे या इसके रेंज में वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे, तो आपने लास्ट टाइम पे क्या ऑब्ज़र्व किया था कि कैथोड से कुछ रेज बाहर आ रहे थे। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा आपको फील होगा कि कैथोड से रेज बाहर आ रहे हैं। रेज कहाँ से बाहर आ रहे हैं मैं आपको बताऊँगा भी, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट भाई लोगों को लगा कि रेज कैथोड से बाहर आ रहा है, इसीलिए इन्होंने इसका नेम दिया कैथोड रेज। ये तो बाहर आएगा ही ऑफ कोर्स, लास्ट एक्सपेरिमेंट था। ये पता कैसे चला, क्योंकि ये इनविजिबल था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया था, आपको याद होगा। तो जिंक सल्फाइड पे स्पार्क जनरेट हो रहा था, तो फिर इन्होंने सोचा कि कैथोड से रेज बाहर आ रहा होगा और इस जिंक सल्फाइड सरफेस पे क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। इस बार क्या हुआ कि अगर आप कैथोड के पीछे मीन्स यहाँ पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दो, मीन्स यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दो, मीन्स इस सरफेस को जिंक सल्फाइड से कोट कर दो। आपको पता है कि जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंस होता है। फ्लोरोसेंस मीन्स अगर इस पर कोई भी पार्टिकल कोलाइड होगा तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि अगर जिंक सल्फाइड का स्क्रीन आप इस साइड यूज़ करोगे तो यहाँ भी स्पार्क जनरेट हो रहा है, मीन्स इस स्क्रीन पे भी स्पार्क जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे रेज कोलाइड कर रहे होंगे, राइट। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर कैथोड से रेज बाहर आए होंगे या फिर एनोड से रेज बाहर आए होंगे। तो अगर कैथोड से रेज बाहर आए होंगे तो ये माइनस चार्ज है, तो अगर इस पे माइनस चार्ज होगा तो ये प्लस के साइड में अट्रैक्ट होगा। तो जो भी रेज कैथोड से बाहर आएंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव के साइड में अट्रैक्ट होगा। तो जो भी रेज बाहर आएंगे ये तो इस साइड ट्रैवल करेंगे, तो ये लेफ़्ट साइड में जाएंगे ही नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन क्या बचा, एनोड से रेज बाहर आए होंगे। अगर एनोड से रेज बाहर आए होंगे फिर ये पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है? और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर नेगेटिव पे से अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव से अट्रैक्ट होने के लिए ये रेज लेफ़्ट साइड में मूव करेगा, लेफ़्ट साइड में मूव करेगा, फिर इस परफोरेटेड कैथोड में इसमें होल था, इसके थ्रू ये पास करेगा और इस पे कोलाइड कर रहा होगा। क्लियर है? तो ये जो रेज दिख रहे हैं आपको, जो कि एनोड से बाहर आ रहे हैं, साइंटिस्ट भाई लोगों ने इसे बोला एनोड रेज। मीन्स इसे क्या बोला, एनोड रेज। फिर से बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि लास्ट टाइम पे एनोड रेज बाहर आया था नहीं आया था। बिल्कुल बाहर आया था। हम स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कैथोड से भी रेज बाहर आएंगे, मीन्स कैथोड रेज भी मिलते हैं, साइमल्टेनियसली एनोड रेज भी मिलते हैं। तो दोनों रेज एक साथ ही मिलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। तो क्लियर, आप शायद आप समझ गए होंगे, सिंपल सा है। एक बार चलो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब लिया हमने, सिलेंड्रिकल है, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिया, एक
एक इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसे अपन एनोड बोल रहे हैं। सेकेंड इलेक्ट्रोड को अपन ने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, इसको हम लोग कैथोड बोल रहे हैं। और यहाँ पे गैसेज है, ये लो प्रेशर पे रखा है हमने। लो प्रेशर इस जनरेट करने के लिए हमने वैक्यूम पंप यूज़ किया है। तो वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, तो ये यहाँ से गैसेज रिमूव करेगा। तो अगर गैसेज रिमूव करेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा। फिर अब जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो लो वोल्टेज पे कुछ नहीं होगा, लेकिन हाई वोल्टेज पे 10⁴ मतलब 10,000 वोल्ट पे आप देखेंगे कि कैथोड से रेज तो बाहर आ ही रहे हैं, साथ में एनोड से भी रेज बाहर आ रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। तो जो भी रेज एनोड से बाहर आ रहे हैं इसे हम बोल रहे हैं एनोड रेज। इतना क्लियर है? तो चलिए अब जल्दी से ये डायग्राम नोट कर लें और फिर आगे आते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अब जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करें। चलिए आई होप आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा। अगर आपने ड्रॉ नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करें, पॉज करने के बाद ये जल्दी से ड्रॉ कर लें, राइट। अब चलिए अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज के बारे में। तो देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज में फिर से जैसे हमने लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था वैसे सोचते हैं। तो अगर आप एनोड रेज हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका एग्जैक्ट शैडो यहाँ पे फॉर्म होता है उसके पीछे। तो इससे क्या प्रूफ होता है, एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, राइट। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए इसमें कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन कैसे पता चला, बिकॉज ये शैडो क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो आप लिख सकते हैं दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एज दे कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एज दे कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, फिर से वही सेम चीज़ की अगर आप यहाँ पे लाइट व्हील पैडल रख दो तो लाइट व्हील पैडल क्या होता है, ये रोटेट हो जाता है। तो रोटेट होने का मतलब है कि एनोड रेज के पास भी काइनेटिक एनर्जी है। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए कि दे कैन रोटेट लाइट व्हील पैडल। दे कैन रोटेट light wheel paddle, which means they have kinetic energy or mass. They have kinetic energy or mass. They have kinetic energy or mass. थर्ड प्रॉपर्टी, फिर से अगर एनोड रेज पे मैं चार्ज की बात करूँगा तो सिंस एनोड रेज नेगेटिव के साइड में अट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड में अट्रैक्ट हो रहा है इट मीन्स एनोड रेज पे चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बिकॉज नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, तो पॉजिटिव करेगा। इट मीन्स एनोड रेज पे चार्ज कौन सा होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो चलिए थर्ड पॉइंट लिखे कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। They are positively charged because they are attracted towards negatively charged electrode. Because they are attracted towards negatively charged electrode. तो ये तीन पॉइंट दोनों में ऑलमोस्ट कॉमन ही है। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था कि चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो
कैथोड रेज के लिए चार्ज बाई मास रेशियो कांस्टेंट था और ये वैल्यू आ रहा था 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी, ये मिल रहा था। लेकिन एनोड रेज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एनोड रेज के लिए अगर आप चार्ज बाई मास का वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू आपको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी। मीन्स अगर आप ये गैस चेंज करोगे, मतलब अगर आप एक बार O2 गैस ले लो, N2 गैस ले लो, एक बार हीलियम ले लो, तो अगर आप गैस चेंज करोगे तो चार्ज बाई मास का वैल्यू चेंज होगा। या फिर अगर आप इलेक्ट्रोड भी चेंज कर दो तो भी चार्ज बाई मास का वैल्यू चेंज होगा। तो चलिए फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे चार्ज बाई मास कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस और इलेक्ट्रोड पे। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट लिखें कि चार्ज बाई मास रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, चार्ज बाई मास रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, चार्ज बाई मास रेशियो इज नॉट कांस्टेंट and is dependent on nature of gas and electrode, and is dependent on nature of gas and electrode। ये जो चार्ज बाई मास का वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है, ये नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। क्यों होता है? मीन्स आपको डाउट आ सकता है कि कैथोड रेज के केस में चार्ज बाई मास कांस्टेंट था, एनोड रेज में गैस पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट अभी देखने वाले हैं, ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए एक लास्ट पॉइंट लिखिए, फिर मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट, एक और चीज़ ऑब्जर्व किया हमने कि ये जो एनोड रेज है, जैसे कोई एनोड रेज है, ऑफकोर्स ये इनविजिबल है, लेकिन एनोड रेज का जो मास है, फिर से एनोड रेज का मास, ये अब जो भी गैस लेंगे गैस के एटॉमिक मास के इक्वल था। मान लीजिए अगर ऑक्सीजन लिया आपने तो O एटम का एटॉमिक मास जो होगा तो 1 एनोड रेज का मास भी उतना ही होगा। अगर आपने हीलियम ले लिया तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है 4, अगर हीलियम है तो हीलियम से जो एनोड रेज मिलेगा यहाँ पे, तो एनोड रेज की 1 पार्टिकल का मास हीलियम की 1 एटम के मास के इक्वल था। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे क्लोरीन गैस ले लिया, Cl2 गैस, तो Cl एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, राइट। तो जो Cl का एटॉमिक मास है 1 एटम का मास है। अब यहाँ से जो भी एनोड रेज मिलेगा, अगर आपने यहाँ पे क्लोरीन गैस ले लिया और अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, अब जो एनोड रेज मिलेगा उस एनोड रेज का मास, 1 एनोड रे का मास ये है 35.5 AMU। मीन्स फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक और ये ऑब्जर्वेशन है कि एनोड रेज के 1 पार्टिकल का मास एटॉमिक मास ऑफ गैस के इक्वल है। अब ऐसा क्यों हो रहा है सोचते हैं अपन। तो चलिए फिफ्थ पॉइंट बस आप नोट कर लें। फिफ्थ पॉइंट लिखे कि मास ऑफ एनोड रे पार्टिकल, मास ऑफ एनोड रे पार्टिकल इज सेम एज मास ऑफ एनोड रे पार्टिकल इज सेम एज एटॉमिक मास ऑफ is same as atomic mass of gas in the discharge tube, atomic mass of gas in the discharge tube। हो गया। चलिए फिर से बोलता हूँ कि मास ऑफ एनोड रे पार्टिकल इज सेम एज एटॉमिक मास ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसमें से आपको 2 पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीज़न देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 का। फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ही सिंपल था कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, क्यों? बिकॉज दे कास्ट शैडो। सेकेंड पॉइंट भी बहुत सिंपल था, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, क्यों? बिकॉज दे कैन रोटेट लाइट व्हील पैडल। थर्ड पॉइंट, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्यों? बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड।
फोर्थ पॉइंट था कि चार्ज बाई मास रेशियो इज़ नॉट कांस्टेंट एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं ये पॉइंट नंबर 5 था कि मास ऑफ एनोड रे पार्टिकल इज सेम एज एटॉमिक मास ऑफ गैस। अब ये पॉइंट नंबर 4 एंड 5 समझने का ट्राई करते हैं। तो चलिए इसके लिए अपन सिंपल टर्म में समझने का ट्राई करते हैं। देखिए अभी सोचते हैं अपन कि यहाँ पे एक्चुअली अंदर क्या हो रहा होगा। मीन्स यहाँ पे जो एनोड रे और कैथोड रे आपको मिल रहे हैं, तो ये रेज का ओरिजिन क्या है, मतलब ये आपको रेज क्यों मिल रहे हैं। मीन्स आपने जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ किया तो वोल्टेज इंक्रीज़ करने से आपको यहाँ पे रेज बाहर क्यों आ रहे हैं। मीन्स एनोड रेज क्यों मिल रहा है, कैथोड रेज क्यों मिल रहा है। अब इसका लॉजिक सोचते हैं अपन। देखिए रीज़न बहुत ही सिंपल है। अब पहले ऐसे सोचो कि मान लीजिए कोई एटम है। जैसे मैं एक सिंपल सा एटम ले लेता हूँ कि मैंने इसके अंदर सोडियम गैस फिल कर दिया। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने इसमें सोडियम गैस फिल कर दिया। सोडियम गैस कैसे लिया होगा, तो पहले मैंने सोडियम सॉलिड लिया होगा, हीट किया सोडियम लिक्विड बन गया, और हीट किया सोडियम गैस बन गया। क्लियर है। किसी भी सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगा। तो अब आपके पास सोडियम गैस है। सोडियम गैस का आपको स्ट्रक्चर पता है 281 मीन्स सोडियम में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाहर 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है। क्या होगा स्टार्टिंग में अगर आपने वोल्टेज कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मीन्स 0 वोल्ट है, आपने वोल्टेज अप्लाई ही नहीं किया बैटरी से, तो कुछ भी नहीं होगा। जस्ट कंटेनर में यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में सोडियम एज इट इज़ रहेगा, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे 10 वोल्ट 100 वोल्ट अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो, तो वोल्टेज को समझने के लिए आप एकदम सिंपल टर्म में समझें कि आप जितना ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे माइनस एंड प्लस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। मीन्स अगर आप बैटरी से वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे चार्ज का वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे प्लस चार्ज इंक्रीज़ होगा, माइनस चार्ज इंक्रीज़ होगा। मीन्स इस टर्मिनल पे भी माइनस चार्ज इंक्रीज़ होगा, इस टर्मिनल पे भी प्लस चार्ज इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे माइनस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, प्लस भी इंक्रीज़ कर रहे हो, प्लस इंक्रीज़ कर रहे हो, माइनस इंक्रीज़ कर रहे हो। इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो सोडियम एटम था 281, यहाँ पे मान लो इसको मैं एक सोडियम एटम ले लेता हूँ। चलिए मैं इसको यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। सोडियम एटम यहाँ पे 2 और इधर 8 और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है और अंदर 8 प्रोटॉन भी होंगे, प्लस चार्ज 8 प्रोटॉन। अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, राइट। तो ये प्लस किससे अट्रैक्ट होगा, माइनस से या प्लस से। तो जो न्यूक्लियस है ये नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। क्लियर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज किससे अट्रैक्ट होंगे, प्लस से अट्रैक्ट होंगे। मीन्स न्यूक्लियस आपका नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स सारे पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में सिंस इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, मीन्स ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर इजीली नहीं जाएगा, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज हो गया, बहुत ज़्यादा माइनस चार्ज हो गया। अब क्या होगा, इस प्लस का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एंड प्लस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, माइनस एंड न्यूक्लियस में प्लस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा, सिंस ये अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो गया
तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अब इस एटम को छोड़ के इस साइड मूव करना स्टार्ट करेगा। बात समझ में आई क्या? फिर से ये कब मूव करेगा? जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। क्योंकि कम अट्रैक्शन पे क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑलरेडी अट्रैक्शन था। तो अगर आपने ये अट्रैक्शन बहुत ही कम रखा है, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, तो ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को छोड़ के इस प्लस से अट्रैक्ट होगा। आपने अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे दिया, मतलब 10⁴ मीन्स 10,000 वोल्ट अप्लाई किया या इसी के रेंज का वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या होगा, आपने प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर, एटम से बाहर आ जाएगा। अब जो सोडियम था, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाते ही क्या रिमेनिंग रहेगा, Na+ और रिमेनिंग क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इधर मूव करेगा, रिमेनिंग क्या है, Na+ है। तो अब ये जो Na+ है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साइड में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, एनोड के साइड में मूव कर रहा है, और Na+ कैटायन किधर मूव कर रहा है, तो कैथोड की साइड में मूव कर रहा है। बस अंदर की बात यही है। कोई भी आप एटम ले लें, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज यूज़ करेंगे तो हाई वोल्टेज पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन एनोड के साइड में जाएगा, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और रिमेनिंग कैटायन कैथोड के साइड में जाएगा। क्लियर है? और साइंटिस्ट भाई लोगों को क्या लगा था कि मान लो अगर ऐसा प्लस है, सॉरी माइनस है, ये इसको अपन कैथोड बोल रहे हैं, और ये प्लस है, इसको अपन एनोड बोल रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो रेज कैथोड से बाहर आएगा एनोड पे कोलाइड होगा, इसको अपन कौन सा रेज बोलेंगे, कोई भी रे अगर यहाँ से कैथोड से एनोड के साइड में जा रहा है, इस रे का नेम क्या होगा, कैथोड रे। कोई भी रेज अगर एनोड से बाहर आएगा और कैथोड के साइड में जाएगा, इस रेज को क्या बोलते हैं, एनोड रेज। फिर से मैंने बोला था कि ऐसा फील होगा कि रेज एनोड से बाहर आ रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा ये भी पॉसिबल है कि बस एनोड से बस कैथोड के साइड में रेज जाए। अगर डायरेक्शन एनोड से कैथोड है तो अपन इसे बोलते हैं एनोड रेज। अगर डायरेक्शन कैथोड से एनोड के साइड में है तो हम बोलते हैं इसे कैथोड रेज। क्लियर है? अब यहाँ पे सोचें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा, तो ये इधर मूव कर रहा है, राइट साइड में मूव कर रहा है, मीन्स कैथोड से एनोड के साइड में मूव कर रहा है। तो अगर ये कैथोड से एनोड के साइड में मूव कर रहा है तो इसे अपन कौन सा रेज बोलेंगे, कैथोड रेज। मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका कैथोड रेज। और ये जो रिमेनिंग न्यूक्लियस के साथ ये जो कैटायन दिख रहा है Na+, ये इधर मूव कर रहा है, राइट से लेफ्ट, मीन्स एनोड से कैथोड के साइड में मूव कर रहा है। और जो भी एनोड से कैथोड के साइड में मूव करता है इसे कौन सा रेज बोलते हैं, एनोड रेज। मीन्स यही आपको बोलेंगे एनोड रेज। तो एक्चुअली यही हो रहा था। अगर मैंने अब सोचो कि सोडियम के प्लेस पे अगर मैंने पोटेशियम ले लिया होता, लेट्स से कोई और एटम पोटेशियम ले लिया होता, अब सोचो क्या होगा। मान लो इधर ये माइनस है, इधर प्लस है, माइनस है मतलब ये कौन सा है, कैथोड है, और प्लस है मतलब ये क्या है, एनोड है। आपने अगर पोटेशियम गैस ले लिया होता फिर क्या होता, पोटेशियम पहले ब्रेक होता हाई वोल्टेज पे, किस में, K+ एंड इलेक्ट्रॉन में। के पोटेशियम से जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा आपको मिलेगा K+ और इलेक्ट्रॉन, एंड ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव के साइड में, मीन्स एनोड के साइड में। क्लियर है?
तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कैथोड से एनोड के डायरेक्शन में, इसे आप कौन सा रेज बोलने वाले हैं? कैथोड रेज। मीन्स इसी को अपन बोलते हैं कैथोड रेज। लेकिन अगर K प्लस मूव करेगा नेगेटिव के साइड में, तो ये बेसिकली एनोड से कैथोड के साइड में जा रहा है, तो इसका नेम क्या होगा? एनोड रेज। क्लियर है क्या? तो अब सोचें, अब कोई भी गैस ले लो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब अपन आ रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया था, कोई भी गैस ले लो, कैथोड रेज में यहाँ पे देखो सोडियम गैस था तो कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, पोटेशियम है तो भी कैथोड रेज में क्या ट्रैवल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। इट मीन्स अब कोई भी गैस ले लोगे, कैथोड रेज में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा। तो अगर ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तो कैथोड रेज पे इस इलेक्ट्रॉन को ही हम ऑलवेज क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। अब सोचो कोई भी गैस होगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये भी होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसीलिए चार्ज बाई मास का वैल्यू कैथोड रेज के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होता है? बिकॉज कैथोड रेज में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। लेकिन एनोड रेज में अगर आप देखेंगे, अगर सोडियम था तो एनोड रेज में Na+ ट्रैवल कर रहा है, ये केटाइन ट्रैवल कर रहा है। पोटेशियम के केस में कैथोड एनोड रेज में क्या ट्रैवल कर रहा है? K+ ट्रैवल कर रहा है। तो एक बार Na+ ट्रैवल कर रहा है, एक बार K+ ट्रैवल कर रहा है। तो दोनों पे आप देखेंगे चार्ज का वैल्यू तो सेम है, लेकिन मास का वैल्यू Na+ एंड K+ में K+ का मास का वैल्यू ज़्यादा है। मीन्स अगर मास का वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट है तो चार्ज बाई मास दोनों के लिए डिफरेंट होगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप गैस चेंज करोगे तो एनोड रेज के लिए चार्ज बाई मास वैरी करेगा। ये पॉइंट समझ में आया? तो चार्ज बाई मास आपको नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 4 समझ में आया? पॉइंट नंबर 5 सोचते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये था कि एनोड रेज का 1 पार्टिकल का मास एटॉमिक मास ऑफ गैस के इक्वल था, राइट? अब सोचिए यहाँ पे एनोड रेज क्या है? अगर सोडियम लिया मैंने, एक चीज़ याद रखना, सोडियम और सोडियम प्लस का एटॉमिक मास सेम होगा। यार 1 इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो सोडियम का और सोडियम प्लस का एटॉमिक मास सेम होगा। तो अगर मैं सोडियम गैस लूँगा तो एनोड रेज में Na+ ट्रैवल कर रहा है। तो अगर Na+ ट्रैवल कर रहा है मीन्स इसका एटॉमिक मास Na के इक्वल है। तो जो गैस का एटॉमिक मास है वही एनोड रेज का भी मास होगा। जो पोटेशियम का मास होगा वही K+ का भी मास होगा, और K+ ही इस केस में क्या है? एनोड रेज है। इसलिए मैंने आपको पॉइंट नंबर 5 लिखवाया था कि मास ऑफ 1 पार्टिकल ऑफ एनोड रेज इज सेम एज एटॉमिक मास ऑफ गैस। जो एटॉमिक मास ऑफ गैस है वही 1 पार्टिकल ऑफ एनोड रेज का मास होगा। तो आई होप आपको पॉइंट नंबर 4 एंड 5 समझ में आया होगा। तो अब यार देखो, कैथोड रेज से तो मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब प्रोटॉन कैसे मिलेगा? तो प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे होगा? देखो बहुत ही सिंपल है। इन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट में इन्होंने हाइड्रोजन ले लिया। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, क्लियर है? तो इसमें कितने प्रोटॉन? 1, इलेक्ट्रॉन कितने? 1, न्यूट्रॉन 0 है। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस लोगे तो हाइड्रोजन गैस में क्या होगा? H में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये कन्वर्ट होगा H+ एंड इलेक्ट्रॉन में, अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो H+ बचेगा। H+ में कितने प्रोटॉन? 1, इलेक्ट्रॉन कितने? 0, न्यूट्रॉन कितने? 0। तो बेसिकली H+ में सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है। क्लियर है? मीन्स H+ में सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन है।
तो जो H प्लस का मास होगा वही 1 प्रोटॉन का भी मास होगा, जो H प्लस पे चार्ज होगा वही 1 प्रोटॉन पे भी चार्ज होगा। तो इन्होंने क्या किया, सेम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन लिया, फिर से एक्सपेरिमेंट किया, तो माइनस है इधर प्लस है, माइनस मतलब कैथोड, प्लस मतलब एनोड। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कैथोड से एनोड, इसलिए कैथोड रेज हो गया। H प्लस मूव करेगा एनोड से कैथोड, तो ये क्या बन गया, एनोड रेज। अब जो मैं क्या करूँगा, इस एनोड रे का मास फाइंड कर लूँगा, चार्ज फाइंड कर लूँगा, वो एक्सपेरिमेंट से करते हैं। जो भी इस एनोड रे का मास आएगा वो H प्लस का मास होगा और वो प्रोटॉन का मास होगा। जो भी इस एनोड रे पे चार्ज होगा, चार्ज कैसे फाइंड करते हैं वो अपने को भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, लेकिन जो भी आप एनोड रे पे चार्ज फाइंड करेंगे वो H प्लस का चार्ज होगा और वही 1 प्रोटॉन का भी चार्ज होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हमने प्रोटॉन पे चार्ज और मास भी फाइंड कर लिया। आपको वैल्यू शायद लर्न होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में बताया था। चार्ज 1 प्रोटॉन पे कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम भी होता है। क्लियर है क्या? तो चलिए, ये था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज। तो आपको बस ये पॉइंट नंबर 4 और 5 के लिए याद हो, बस ये समझ लो थोड़ा सा कि जो भी गैस होता है उसका जो केटायन फॉर्म होगा, केटायन ट्रैवल करेगा तो एनोड रेज बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तो इसे अपन कैथोड रेज बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब बात कर लेते हैं अपन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। लीडिंग दिया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप चाहें तो जस्ट ऐसे ही आप अपने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिख लें जल्दी से, आपको कुछ लिखना है तो। वैसे ये जस्ट मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 और 5 एक्सप्लेन किया है, और पॉइंट नंबर 4 और 5 आपके नोटबुक में तो है, लेकिन इन केस अगर आप ऐसा कुछ ड्रॉ करके लिखना चाहते हैं तो अपने लैंग्वेज में जस्ट लिख लें ये पॉइंट, ठीक ना। जल्दी से आप वो लिखना चाहते हैं तो ड्रॉ कर लें। फिर आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी देखते हैं। देखो, इसका डिस्कवरी बहुत ही बाद में हुआ था, ऑलमोस्ट 1932 के आसपास हुआ था। आपको ये डेट और ये ईयर्स याद नहीं रखना है जेईई के लिए। इसकी स्टोरी क्या है कि आपने शायद 9th और 10th में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। आपने पढ़ा भी होगा, वैसे हम लोग भी पढ़ेंगे। रदरफोर्ड अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद है आपको? रदरफोर्ड ने क्या किया था कि थोड़ा सा मैं अभी बता रहा हूँ, डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं कि कोई ऐसी थिन गोल्ड फॉयल ले रहे थे, ठीक, और गोल्ड फॉयल था, इस पे वो अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा रे बम्बार्ड कर रहे थे, राइट। और आपने क्या देखा कि मैक्सिमम ऐसे स्ट्रेट पास हो गया, थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए थे और बहुत कम रिवर्ट बैक हुए थे। आपको याद है अल्फ़ा रे क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपको हीलियम पता होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, राइट। तो अगर आप हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो तो ये बन जाएगा हीलियम 2+। तो हीलियम से अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये बन गया हीलियम 2+। और अगर हीलियम 2+ को ही बहुत हाई वेलोसिटी दे दो, इसी को बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स
हीलियम 2+ ही होता है, जस्ट इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो हाई वेलोसिटी हीलियम 2+ इज कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा बीटा गामा ये सारे पार्टिकल हैं, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? तो हाई वेलोसिटी हीलियम 2+, राइट। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। और रदरफोर्ड ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे गोल्ड पे, और फिर इन्होंने कॉपर पे बहुत सारे इन्होंने एलिमेंट चेंज करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और फिर अपना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी दिया था जो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ऐसे ही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते करते बूढ़े हो गए, और फिर उसके बाद आए उनके ही एक स्टूडेंट थे, आपको नेम पता होगा, जेम्स चैडविक। ठीक, जेम्स चैडविक ने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया। मतलब सिंस रदरफोर्ड कर रहे थे तो और ये इनके स्टूडेंट थे, तो ये भी सेम एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू की। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ऐसे एलिमेंट चेंज करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने गलती से एक बार क्या किया कि लो एटॉमिक नंबर का एलिमेंट बेरिलियम एक बार ले लिया। ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या किया कि एक बार बेरिलियम का फॉइल लिया। बेरिलियम आपको पता है एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर 9 होता है। उन्होंने सेम चीज़ एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा रे आएगा, बेरिलियम से टकराएगा, फिर दूर चला जाएगा, मतलब यहाँ से अल्फा रे आया फिर ऐसे पास हो जाना चाहिए, कुछ ऐसे ही उन्होंने एक्सपेक्ट किया। तो हुआ ये कि इन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, बेरिलियम का फॉयल रखा, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड किया, एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया तो वो जो उन्होंने फॉयल रखा था उसको बाहर निकाला। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो फॉयल था बेरिलियम का, एक्सपेरिमेंट के बाद ये बेरिलियम का बचा ही नहीं था, मीन्स ये बच हो गया था कार्बन का, एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12 का। अब देखो ये न्यूट्रॉन का डिस्कवरी एक्सीडेंटली था। क्या क्या इन्होंने, फिर से आपको स्टोरी बता रहा हूँ। इन्होंने बेरिलियम का फॉइल लिया, अल्फ़ा रे बम्बार्ड किया। बाकी सारे केसेस में ऐसा नहीं हो रहा था, मतलब कि रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे गोल्ड का और सिल्वर पे, इन पे किए थे, तो वहाँ पे गोल्ड का फॉइल किसी और में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन इन्होंने देखा कि जब बेरिलियम पे किया था जेम्स चैडविक ने, तो बेरिलियम का फॉइल लास्ट में एक्सपेरिमेंट के बाद कन्वर्ट हो गया था कार्बन में, और यहाँ से एक न्यूट्रल पार्टिकल एमिट हुआ था। ठीक, इस न्यूट्रल पार्टिकल पे इन्होंने देखा कि इसका चार्ज तो इस पे 0 है, लेकिन मास प्रोटॉन से जस्ट स्लाइटली ज़्यादा था। मतलब प्रोटॉन का मास शायद आपको याद है 1.672 था, इंटू 10⁻27 kg होता है। इसमें जस्ट -1.674 होता है। आपको मैंने ये वैल्यूज़ फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, ठीक ना, आप देख लेना। तो यहाँ से उन्होंने देखा कि एक न्यूट्रल पार्टिकल बाहर एमिट हुआ था जिस पे चार्ज तो 0 है, मीन्स ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज था ना ही नेगेटिवली चार्ज था, मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल था। तो इन्होंने इस पार्टिकल का नेम दिया न्यूट्रॉन। तो फिर से मैं आपको ये तो स्टोरी समझाया, एक्चुअल रिएक्शन क्या हुआ था वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये था कि बेरिलियम था, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9। इन्होंने इस पर अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड किया। अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स हीलियम 2+ है। हीलियम 2+ का एटॉमिक नंबर 4 एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 यही था। लेकिन इन्होंने देखा कि रिएक्शन के बाद मीन्स बेरिलियम पे हीलियम 2+ बम्बार्ड किया। बम्बार्डमेंट के बाद क्या बन गया था, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12+। चलो सेकेंड पार्टिकल क्या होगा मैं आपको भी थोड़ा सा सिखा देता हूँ। वैसे ये 12th में अपन पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में ऐसे रिएक्शन को। नीचे आप सम करें, 4 + 2 क्या है, 6 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल होगा 6 + 0, नीचे का टर्म बैलेंस होना चाहिए। 4 + 2 6,
6 + 0 6 होता है। ऊपर देखिए 9 + 4 13 है, इधर का भी मास नंबर बैलेंस होना चाहिए, तो 12 प्लस ये 1 होगा न्यूट्रॉन। तो ये रिएक्शन था बेसिकली। बेरिलियम पे हीलियम 2+ बम्बार्ड किया तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया, प्लस एक न्यूट्रल पार्टिकल एमिट हुआ। इस न्यूट्रल पार्टिकल को अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट, जिसमें न्यूक्लियस ही चेंज हो रहा है, मीन्स एलिमेंट ही चेंज हो रहा है। जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था कि देखो एलिमेंट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देखो यहाँ पे बेरिलियम डिस्ट्रॉय हो गया, कार्बन न्यू एलिमेंट फॉर्म हो गया। क्लियर है? तो चलिए आप ये जस्ट रिएक्शन लिख लें, सिर्फ ये रिएक्शन लिखें। बहुत सारे आप लोगों को डाउट आ रहे होंगे, मुझे पता है कि गोल्ड के केस में गोल्ड किसी और में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, बेरिलियम कार्बन में क्यों कन्वर्ट हुआ, बेरिलियम में क्यों नहीं था, वो सब अपन देखेंगे। जस्ट ये लिखे पहले, उसके बाद मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए आपने ये रिएक्शन अगर लिख लिया तो जस्ट एक लाइन लिख लें कि when alpha particle is bombarded on thin beryllium foil, when alpha particle is bombarded on thin beryllium foil, then it is converted into carbon, then it is converted into carbon and a neutral particle having mass slightly greater than proton, and a neutral particle having mass slightly greater than proton is emitted, and a neutral particle having mass slightly greater than proton is emitted, which is called neutron. हो गया। अब चलिए आपके डाउट पे आते हैं कि आपको डाउट आ रहा होगा कि यार बेरिलियम कार्बन में क्यों कन्वर्ट हुआ और ऐसे बाकी सारे एलिमेंट गोल्ड ये सब कन्वर्ट क्यों नहीं होते थे। जब रदरफोर्ड ने किया तो कन्वर्ट नहीं हुआ, जेम्स चैडविक ने किया तो कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है, देखो समझने का ट्राई करते हैं। देखो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, अगर आप सोच सकते हो। देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका मतलब क्या है कि जब बेरिलियम होगा तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 4 प्रोटॉन हैं। 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन है, बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? आपने क्या किया, इस पे हाई वेलोसिटी हीलियम 2+ बम्बार्ड किया, तो हीलियम के पास भी कितने प्रोटॉन? 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। हीलियम 2+ के पास भी 2 प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? अब क्या होगा कि ये जैसे ही सोचना, अगर बहुत ही हाई वेलोसिटी से आप हीलियम 2+ को बम्बार्ड करोगे, आपने बहुत हाई वेलोसिटी दिया है, तो क्या होगा कि ये हीलियम 2+ है, इस पे प्लस चार्ज है, यहाँ भी इसके भी न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है, तो प्लस एंड प्लस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो जाहिर सी बात है यार कि प्लस एंड प्लस में रिपल्शन होगा। क्लियर है? तो अब जैसे जैसे ये हीलियम 2+ बेरिलियम 2+ के पास में जाते जाएगा, रिपल्शन इंक्रीज़ होते जाएगा। आप ऐसे इमेजिन करो, वहाँ से बेरिलियम 2+ है, सॉरी बेरिलियम है, यहाँ पे हीलियम 2+ है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव है। तो जैसे ही आप हाई वेलोसिटी से हीलियम 2+ आ रहा होगा, तो इन दोनों में बेरिलियम 2+ एंड हीलियम में रिपल्शन हो रहा होगा। क्लियर है? एक और केस लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड का क्या होता है कि एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट होता है इसका 79, आपको लॉग नहीं करना है। तो गोल्ड में क्या होगा कि 79 एटॉमिक नंबर का मतलब है इसमें 79 प्रोटॉन होंगे,
ऐसे 79 प्रोटॉन हैं, ऐसे मान के चलो आप। ऐसे 79 प्रोटॉन है। यहाँ पे भी आपने क्या किया कि हीलियम 2+ बम्बार्ड किया। हीलियम 2+ मीन्स यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है, राइट। अब यार ये जैसे ही आप बम्बार्ड करोगे तो यहाँ भी प्लस एंड प्लस में रिपल्शन होगा, लेकिन सिंस यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है। लेकिन इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में रिपल्शन तो होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, गोल्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बेरिलियम में रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि अगर आप हीलियम 2+ बम्बार्ड करोगे, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होने के कारण ये आइदर डेविएट हो जाएगा या फिर थोड़े बहुत ऐसे रिवर्ट बैक हो जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। यहाँ भी रिपल्शन है, लेकिन रिलेटिवली कम रिपल्शन है। तो अगर आपने बहुत ही हाई वेलोसिटी दे दिया तो ये हीलियम 2+ पॉसिबल है कि ये यहाँ पे आके बेरिलियम 2+ बेरिलियम के साथ कोलाइड हो जाए। इसमें कोलिजन रिलेटिवली इजी है, लेकिन इसमें कोलाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट है न्यूक्लियस के साथ, बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन रिलेटिवली कम है। इसीलिए हीलियम 2+ क्या होगा, बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हो सकता है। तो अगर कोलाइड होगा, अब सोचो बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन और ऐड हो गए, तो टोटल कितने प्रोटॉन बन गए? 1 2 3 4 5 6। न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन बन गए। जैसे ही न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन बने, मतलब एटॉमिक नंबर P = Z होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन आते ही ये कौन सा एलिमेंट बन जाएगा? कार्बन बन जाएगा। ये गोल्ड किसी में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पे हेवी एलिमेंट है, तो हेवी एलिमेंट होने के कारण यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा था। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण हीलियम 2+ गोल्ड के न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं कर सकता है, ये ऑलवेज रिवर्ट बैक हो जाएगा। लेकिन स्मॉलर एलिमेंट में ये न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाएगा, फिर इसीलिए ये एलिमेंट चेंज हो जाता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो चलिए हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी मीन्स वो तो बेसिकली कैथोड रेज ही होता है। जो भी कैथोड रेज का प्रॉपर्टी है वो सारे इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी हैं। फिर हमने देखा एनोड रेज से क्या मिला था, हमें प्रोटॉन मिला। अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो आपको हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, आयोनाइज होने के बाद ये H+ बनता है, और जो H+ का प्रॉपर्टी होता है वही प्रोटॉन का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ से हमें प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हो गया। नेक्स्ट हमने देखा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। तो यहाँ से हमने 3 फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी देखा। अब जो नेक्स्ट डाउट है, हमने ये तो देख लिया कि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन यार एटम के अंदर ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं, कहाँ पे रहते हैं? अब ये जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना मॉडल दिया है। तो हमें पढ़ना है एटॉमिक मॉडल। तो चलिए हेडिंग दीजिए आप। एटॉमिक मॉडल इसलिए एटॉमिक मॉडल में फिर से वैसे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बहुत पहले हो गया था, 1900 से पहले ही हो गया था। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी 1932 के बाद हुआ, 1932 में हुआ था, राइट। तो जो पहला एटॉमिक मॉडल था जो रिलेटिवली सुपर हिट था वो था थॉमसन मॉडल।
तो बेसिकली इसको अपन ये भी बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर अपन इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो चलिए आप हेडिंग दीजिए। फिर से ये मॉडल आया था ऑलमोस्ट 1908-1910 के आसपास। अब मैंने आपको ईयर इसलिए बताया कि ये जब 1908 के आसपास आया था तब तो साइंटिस्ट को ये पता ही नहीं था कि न्यूट्रॉन होता भी है। उन्हें सिर्फ क्या पता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। क्लियर है? तो उन्होंने जो भी स्टार्टिंग के मॉडल दिए थे तो उनके मॉडल में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रहेगा। इन्होंने क्या बोला कि इसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। आपने देखा होगा कि वाटरमेलन होता है ये ऐसे रेड, अगर आप ऐसे कट करोगे तो उसमें रेड स्फीयर होता है और उसमें ऐसे ब्लैक शेड्स होते हैं, राइट। मतलब वाटरमेलन में क्या होगा कि ऐसे रेड पार्ट होता है और रेड पार्ट में ऐसे ब्लैक शेड एम्बेडेड होते हैं। तो थॉमसन ने बोला यार एटम भी कुछ ऐसा ही दिखता होगा। मीन्स एटम में क्या होता होगा, एक ऐसे जो रेड पार्ट है उसको इन्होंने कंपेयर किया पॉजिटिव चार्ज से, और जो ब्लैक शेड होता है शेड को कंपेयर किया इन्होंने नेगेटिव चार्ज से। मीन्स इन्होंने बोला कि यार एटम एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। इन्होंने और बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर है? तो बहुत ही बेसिक साइंस का मॉडल था। तो चलिए जस्ट एक लाइन लिखिए कि atom consists of positively charged sphere. Atom consists of positively charged sphere in which negatively charged electrons are embedded. आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो था कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल था। तो लिखिए सेकेंड पॉइंट कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये था इनका मॉडल। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या था? देखो, पहला ड्रॉबैक तो आपको सिंपल से ये दिख रहा होगा यार कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर आप पास में रखोगे तो प्लस माइनस मिलके ये तो कैंसिल हो जाना चाहिए। प्लस और माइनस अगर पास में रखोगे तो ये तो मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। तो प्लस और माइनस कभी एक साथ अटैच होके रह ही नहीं सकते हैं, वो तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव स्फीयर है, इसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, तो ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये सिंपल सा डाउट था जो कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो चलिए आप एक लाइन लिख लीजिए ड्रॉबैक में कि वाई पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर नॉट न्यूट्रलाइजिंग each other. Why positive charge and negative charge are not neutralizing each other? हो गया, ये तो हो गया ड्रॉबैक। लेकिन जब इन्होंने थॉमसन ने जब मॉडल दिया था तब तो सब लोगों ने मान लिया था कि यार मॉडल एटम कुछ ऐसा ही होता होगा, क्योंकि थॉमसन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन इस मॉडल की बैंड कब बजी, मतलब लोगों ने इसको डिस्कार्ड कब किया?
जब रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, आप नाम सुना होगा, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस मॉडल को हम कैसे डिस्कार्ड करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? तो आज के लिए आप फिर से आई होप कि गेट इक्विप्ड टू जेईई एडवांस में 1 to 20 जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो मैंने आज मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया है, तो बहुत सारे लोगों ने होमवर्क नहीं किया, तो आप वो कंप्लीट करें